नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम मकर संक्रांति पर किस तरह का मौसम रहने वाला है। साथ में ही इसके बारे में भी बात करेंगे हमें मकर संक्रांति पर किन किन बातों का हमें खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और 14 और 15 जनवरी को लगभग काफ़ी सारे क्षेत्रों में अच्छी खासी पतंगबाजी होती है और ऐसे में हम अगर ध्यान नहीं देते हैं तो काफ़ी सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमें आने वाले जो 4-5 दिन है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में हमें हमारे जो बच्चे हैं उनका बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए और जो भी चाइनीज़ मांझे या चाइनीज़ डोर है उसका जो यूज़ करते हैं उनको भी रोकना चाहिए। और हमें भी बिल्कुल जो भी पतंग उड़ाते हैं डोर खरीदते हैं तो उनको बिल्कुल इस चीज़ का पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो चाइनीज़ डोर ही है। इस डोर से जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं उनको खतरा रहता है, उनके पंख टूट जाते हैं, वो घायल हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हैं उनके लिए भी ये चाइनीज़ डोर बहुत खतरनाक होती है। और हम काफ़ी बार देखते हैं कि इस चाइनीज़ डोर से काफ़ी सारे लोग हैं जिनका गला कट जाता है या हाथ पैर जहाँ भी ये डोर लगती है वहाँ पर ये कट जाती है। क्योंकि हम जब बाइक पर सवार करते हैं, बाइक पर सफ़र करते हैं तो इस स्थिति में एक तो बाइक का वेग हो जाता है, बाइक की स्पीड हो जाती है। दूसरा ये जो डोर है ये भी जैसे एक पतंग उड़ा रहा है, पतंग आगे से कट गई तो जब जो सालने वाला है पतंग डोर को अपनी को, तो वो जब इसको खींचता है तो इस डोर की भी स्पीड हो जाती है। दोनों स्पीड होने से जहाँ भी ये डोर संपर्क में आती है उस जगह को ये कट कर देती है। और हर बार हम देखते हैं कि संक्रांत पर जो अखबार हैं अखबार पढ़ते हैं तो डेली कोई ना कोई घटना संक्रांत से 3-4 दिन पहले 5 दिन पहले ही ये घटनाएं शुरू हो जाती हैं और 1-2 दिन बाद तक लगातार ये घटनाएं देखी जाती हैं। काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो जब भी हम घर से यदि हमें बाहर शहर में या बाज़ार में जो भी यदि ज़रूरी काम हो तो ही हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, अन्यथा इन 4-5 दिनों के दौरान बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। और हमें बाइक से सफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करना चाहिए। और यदि हमें बहुत ज़रूरी हो बाइक से सफ़र करना तो बाइक पर आगे जो लोहे की छड़ लगा के रखते हैं ऊंची सिर से ऊपर तक उस छड़ को लगा के रखना चाहिए, ताकि जब भी कोई डोर आगे से आए तो उस छड़ से टकरा कर वो डोर साइड में हो जाए। और इस दौरान हम जो बाइक की स्पीड ज़्यादा स्पीड में बाइक चलाते हैं तो उस स्पीड को भी मिनिमम कर दिया जाना चाहिए। यानी हम जितनी मिनिमम स्पीड को कर सकते हैं उतनी मिनिमम स्पीड से बाइक को चलाना चाहिए। और काफ़ी बार हम ये सोचते हैं कि पतंग दिन के समय उड़ते हैं, रात्रि के समय पतंग नहीं उड़ते हैं, तो हम रात्रि में लापरवाही कर जाते हैं। तो रात्रि के समय भी जब हम बाइक को चलाएं तो भी हमें बिल्कुल पूरी तरह से प्रॉपर ध्यान रखना है कि आगे कहीं डोर ना आ जाए। और जब हम छत पर पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी बार क्या करते हैं कि जैसे पतंग उड़ाते उड़ाते हम पीछे की तरफ सरकते जाते हैं और पीछे छत की दीवार छोटी होती है और काफ़ी बार ये दुर्घटनाएं देखने को मिल जाती हैं कि हम छत से पीछे की ओर नीचे गिर जाते हैं। तो इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। और अपने साथ जो छोटे बच्चे हैं उनको छत पर बिल्कुल भी नहीं आने देना है, क्योंकि छोटे बच्चे आ जाते हैं और हमारा ध्यान पतंग पर रह जाता है और वो इधर उधर पतंग लूटने के चक्कर पर, जैसे छत पर कोई पतंग जाती है तो लूटने के चक्कर पर छत से इधर उधर भी गिर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी प्रॉपर तरीके से हमें ध्यान रखना है। और पक्षियों का भी हमें बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि पक्षी सुबह के समय अपने घोंसले से जब निकलते हैं, यानी जब पक्षी घोंसले से बाहर निकलते हैं आसमान में उड़ते हैं तो उस टाइम ध्यान रखना है। और शाम के समय जब पक्षी वापस घोंसले के अंदर आते हैं दाना पानी चुगा करके, तो उस समय भी ध्यान रखना है। उस समय भी पतंग कम से कम उड़ाने हैं ताकि वो पक्षी अपने घोंसले में वापस जा सके। और कोई पक्षी डोर के अंदर उलझ जाता है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, हमें उस पक्षी को भी डोर से हटाना है और उस पक्षी को भी वापस स्वतंत्र करना है। यदि कोई पक्षी घायल हो जाता है तो हमारे नज़दीक जो भी कोई अस्पताल हो पक्षियों का, तो उस अस्पताल में पक्षी को ज़रूर से पहुंचाए। और हमारे काफ़ी बार देखते हैं हम छोटे जो बच्चे होते हैं वो पतंगों के पीछे भागते हैं और पतंग लूटने के चक्कर में वो रोड पर अचानक से आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में
जो भी बाइक या जो भी साधन जा रहे होते हैं, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, और उनके आगे बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि अचानक से ब्रेक लगना संभव नहीं होता है। गली में से बच्चे अचानक से सड़क पर आ जाते हैं, तो अपने बच्चों का ध्यान रखें। इस दौरान जो आने वाले 4-5 दिन है, इस दौरान बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दें। यदि पतंग वो लूटने के लिए जाते हैं, इससे अच्छा है कि उन्हें थोड़ी बहुत पतंग घर पर ही लाकर, यदि आवश्यक हो तो घर पर ही लाकर दे दें, और जब वो उड़ाएं तो आप भी उनके साथ रहें, उनका प्रॉपर ध्यान रखें। और बाकी इसके अलावा यदि आपके नज़र में कोई भी और जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें, और जिससे जो भी साथी हैं कमेंट पढ़े तो उस टाइम भी उनको पता चल सके। इसके अलावा चलिए अब हम अभी बात कर लेते हैं कि संक्रांत के दिन किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो अभी एक जो पश्चिम विक्षोभ था वो पश्चिम विक्षोभ आगे निकल चुका है, और एक राजस्थान के क्षेत्रों में जो सर्कुलेशन बना था वो सर्कुलेशन भी अभी कमज़ोर हो गया है। हालांकि अभी भी राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बादल काफ़ी घने हैं, और कल यानी 13 जनवरी को भी यहाँ पर बादल रहेंगे, और जो सर्कुलेशन है यह सर्कुलेशन फिर से राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की ओर फिर से सक्रिय होने वाला, और इसी के प्रभाव से फिर से लगभग यह कल 13 जनवरी की शाम के समय या रात्रि के समय से वापस से एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, और 14 जनवरी को यह सर्कुलेशन थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा, जिसके प्रभाव से फिर से अरब सागर से नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, और 14 जनवरी से फिर से बादल बनने वाले हैं। तो चलिए अभी हम मॉडल पर जाकर देख लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 14 जनवरी को यहाँ पर ये सर्कुलेशन वापस से बन जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अरब सागर से और इधर बंगाल की खाड़ी से वापस से नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगी, जिसके प्रभाव से देख सकते हैं 14 जनवरी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर फिर से बादल बनने वाले हैं। और इधर देखा जाए तो राजस्थान में उदयपुर के आसपास से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इधर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर अजमेर, नागौर, जयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बादल बनेंगे, और कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां फिर से देखना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा बादल राजस्थान के जो चूरू, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, बीकानेर या जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बन सकते हैं। यहाँ पर भी हो सकता है बारिश की गतिविधियाँ भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। और मध्य प्रदेश के भी जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, गुना, इधर भोपाल और उज्जैन, रतलाम वाले जो इलाके हैं, भोपाल से लेकर इधर यानी मध्य प्रदेश के जो मध्य तक के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बनेंगे, और कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली। इसी तरह उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, वृंदावन से लेकर गाजियाबाद के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर दिल्ली में और हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं, और यहाँ पर जो बादल बन रहे हैं ये बरसने के बाद इस तरह से आगे की ओर भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी मौसम में बादलवाई देखी जा सकती है, बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ या हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ देखी जा सकती है। तो संक्रांत के दिन अभी के अनुसार तो यही लग रहा है कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं और उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर मौसम में बादलवाई का और बारिश का मौसम रहने वाला है। और आज 12 जनवरी को भी बादल हैं, 13 जनवरी को भी हो सकता है राजस्थान के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर बादल देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो रहा है, यह सर्कुलेशन रहेगा, जिसके प्रभाव से अरब सागर से यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। और इसी तरह से 15 जनवरी को भी पतंग, काफ़ी सारे लोग पतंग उड़ाते हैं, 14 को उड़ाते हैं और 15 को उड़ाते हैं। तो 15 जनवरी को भी आप देख सकते हैं राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इधर गुजरात के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी घने बादल छाए रह सकते हैं, और बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान देखने को मिलने वाली है। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं, और ठंडी हवाएँ भी इस दौरान काफ़ी अधिक चलने वाली है। और हालांकि गुजरात के भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में पतंग उड़ाए जाते हैं, तो गुजरात में बादल तो आ सकते हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां नज़र नहीं आ रही है।